हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स रिफंड रूल के बारे में। क्योंकि अब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो गया है और इसके संबंध में जो आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर फाइल की जाएगी, उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कोई इनकम है जिस पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है और यदि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो उस केस में जब आपके द्वारा आईटीआर फाइल करते समय रिफंड क्लेम किया जाएगा तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि यदि मान लो आईटीआर फाइल करते समय यदि आप गलत रिफंड का क्लेम कर लेते हैं तो उस केस में फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है और साथ ही आपको अपनी आईटीआर जो है वो भी रिवाइज करनी पड़ सकती है। इसलिए यदि आपका भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई रिफंड बनता है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इनकम टैक्स रिफंड रूल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पे कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में उस टीडीएस का रिफंड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट है कि आपका मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है, तो यदि आप 31 जुलाई 2025 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसमें आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। अब मान लो आपकी इनकम पे अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो उस केस में आप अपनी आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल फॉर्म 71। तो अब मान लो यदि आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल की जाती है वो प्रीवियस असेसमेंट ईयर में की जाती है, लेकिन उस इनकम पे आपका टीडीएस जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म 71 फाइल करके रिफंड की क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब ये रिफ़ंड की क्रेडिट जो है वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा लेबर सप्लाई की सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा ये सर्विस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रोवाइड की जाती है, जिसके संबंध में मिस्टर राम को जो बिल रेज किया जाता है वो 15 मार्च 2025 को किया जाता है। और साथ ही मिस्टर राम के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके संबंध में उसको 20 मार्च 2025 को पेमेंट भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा जब अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाती है तो उस आईटीआर में उसके द्वारा ये इनकम भी रिपोर्ट कर दी जाती है। साथ ही मिस्टर राम की इस इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिडक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम का जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 26 ईयर्स है उसमें उसकी 50,000 रुपये की टीडीएस की क्रेडिट जो है वो शो होती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम अपनी टीडीएस की क्रेडिट जो है उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकता है। तो मिस्टर राम क्या कर सकता है कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 31 जुलाई 2025 तक फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा जो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके संबंध में उसको बिल तो रेज किया जाता है 15 मार्च 2024 को, लेकिन मिस्टर राम को यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है वो 5 अप्रैल 2024 को किया जाता है। तो अब मिस्टर राम के द्वारा जब अपनी रिटर्न फाइल की जाती है तो उसके द्वारा जो ये इनकम शो की जाती है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में की जाती है, जबकि मिस्टर राम का जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किया गया है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो 80,000 रुपये की टीडीएस की क्रेडिट है वो उसके 26 ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शो होगी। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो रिफंड कैसे क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम को क्या करना है कि जब उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी 31 जुलाई 2025 तक, तो उस केस में उसको फॉर्म 71 फाइल करना है और फॉर्म 71 फाइल करके मिस्टर राम 80,000 रुपये की टीडीएस की क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। तो सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना बैंक अकाउंट भी वैलिडेट करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके यदि आपका कोई रिफंड बनता है, क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यदि आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आईटीआर फाइल करते समय आपको अपने सारे बैंक अकाउंट जो है वो रिपोर्ट करने हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो। और साथ ही उन बैंक अकाउंट में से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए जिसमें आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट किया जा सके। अब यदि मान लो आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट की डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल पर डाल रखी है, लेकिन यदि मान लो आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी ब्रांच का अगर एड्रेस चेंज हो गया है, तो उस केस में आपको फिर से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल इंसर्ट करनी है और आपको फिर से अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको वैलिडेट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि बैंक की जो ब्रांच है उसका एड्रेस चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से आपके आईएफएससी कोड भी चेंज हो जाते हैं।
तो इस तरीके से आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी सही डालनी है ताकि आपका रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा सके। नेक्स्ट है पैन आधार लिंकिंग। तो अब यदि मान लो आपका पैन से आधार लिंक नहीं है तो उस केस में भी आपका अगर कोई रिफंड होगा तो वो आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। या फिर मान लो हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो ही इनएक्टिव है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका अगर कोई रिफंड होगा तो वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाए तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना पैन से आधार ज़रूर लिंक कराना है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई रिफंड होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग। तो अब यदि मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई रिफंड बन रहा है तो उस केस में आप आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके पेंडिंग एक्शन में जाके ज़रूर चेक करें कि आपकी प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड तो पेंडिंग नहीं है। क्योंकि यदि मान लो आपकी कोई प्रीवियस ईयर की डिमांड पेंडिंग है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पहले आपकी जो रिफंड की अमाउंट है उसको आपकी डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद यदि आपका कोई रिमेनिंग रिफंड बनता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है तो उस केस में आप उसका टाइमली पेमेंट जरूर कर दें। अदरवाइज आपको उस डिमांड पे इंटरेस्ट का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इज़ द इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल। तो अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिफंड प्रोवाइड किया जाता है वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो आपको रिफ़ंड मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन उस रिफ़ंड पे जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होता है और उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो एज़ पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर ए टैक्स रिफंड। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिफ़ंड कितने टाइम में इशू किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रोसेस क्या है। तो अब यदि मान लो आपकी सिर्फ नील की आईटीआर है, यानी कि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है और केवल आपकी रिफ़ंड की अमाउंट है, तो उस केस में आपकी आईटीआर जो होती है वो सेम डे में ही प्रोसेस हो जाती है और आपका कोई रिफ़ंड होता है तो वो आपका 5 से 7 दिन में बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा आईटीआर 3 या 4 फाइल की जाती है और यदि आपकी रिफ़ंड की अमाउंट बड़ी है तो उस केस में जनरली आईटीआर 3 और आईटीआर 4 को प्रोसेस करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम लिया जाता है, क्योंकि उसमें आपकी बिजनेस की इनकम, आपकी जितनी भी एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो सारी चेक की जाती है। उसके बाद ही आपकी आईटीआर प्रोसेस की जाती है और जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 90 से 120 दिन के अंदर आपका रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये रिफंड इशू किया जाता है इसकी कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे कि यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाती है तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम पीरियड है, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में वो कभी भी आपकी आईटीआर प्रोसेस कर सकती है। तो जब आपकी आईटीआर प्रोसेस की जाएगी तो उसके बाद ही आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और जनरली कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो आईटीआर प्रोसेस की जाती है वो बल्क में की जाती है। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि अगर नील की आईटीआर होती है तो उस केस में भी रिफ़ंड जो है वो लेट इशू होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपके रिफ़ंड की अमाउंट ज़्यादा बड़ी होती है तो उस केस में यदि आपकी आईटीआर पहले प्रोसेस हो जाती है तो आपका रिफ़ंड जो है वो बैंक अकाउंट में पहले क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिसीविंग द रिफ़ंड। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड द रिफंड अमाउंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू ए रिफंड चेक। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको रिफ़ंड प्रोवाइड किया जाता है वो दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में और सेकंड होता है रिफ़ंड चेक के थ्रू। तो अब यदि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, आपके आईएफएससी कोड, आपका जो एड्रेस है, पिन नंबर है वो करेक्ट डालें ताकि आपका जो रिफ़ंड होता है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा सके। यदि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल करेक्ट नहीं होगी तो उस केस में आपका रिफ़ंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन, यदि मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर मान लो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये रिफ़ंड भेजा जाता है वो आपको चेक के थ्रू भेजा जाता है। तो उस केस में रिटर्न फाइल करते समय आप अपना करेक्ट एड्रेस भी ज़रूर रिटर्न में मेंशन करें। नेक्स्ट है हाउ टू क्लेम रिफंड फॉर मिस्ड आईटीआर फाइलिंग ऑन ड्यू डेट।
तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो ITR फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, वो डेडलाइन आपसे मिस हो जाती है, तो उस केस में यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो आप क्या कर सकते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो अब यदि मान लो आपका कोई रिफंड बन रहा है और उस रिफंड की अमाउंट जो है वो आपकी टोटल टैक्स पेएबल के 10% से ज़्यादा होती है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है 6% पर एनम। तो अब यहाँ पे आपको जो रिफ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो TDS, TCS या एडवांस टैक्स की वजह से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस केस में अगर आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर देते हैं, यानी कि आप 31 जुलाई 2025 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उस केस में यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई रिफ़ंड होगा तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2025 से जिस टाइम तक आपको रिफ़ंड दिया जाता है उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल किया जाता है तो उस केस में जिस दिन आपके द्वारा ITR फाइल की जाती है उस डेट से जिस टाइम आपको रिफ़ंड दिया जाता है उस टाइम पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिफ़ंड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की वजह से है, यानी कि मान लो आपके द्वारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ज़्यादा पेमेंट कर दिया जाता है, तो उस केस में जिस दिन आपके द्वारा रिटर्न फाइल की जाती है और जब आपके द्वारा एक्चुअल में टैक्स का पेमेंट किया जाता है, दोनों में से जो भी डेट बाद में है उसको कंसिडर किया जाएगा और उस डेट से जब एक्चुअल में आपको रिफ़ंड प्रोवाइड किया जाता है उस टाइम पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट है रिफ़ंड कन्फर्मेशन ड्यू टू हाई रिस्क रिफ़ंड। अब कई बार क्या होता है कि आपकी ITR भी प्रोसेस हो जाती है और आपका रिफ़ंड भी बन रहा होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका रिफ़ंड जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आपकी ITR प्रोसेस की जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने रिटर्न में फेक डिडक्शन है जो कि क्लेम कर रखी है और उसके बेसिस पे यदि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि या तो वो अपनी रिटर्न जो है उसको रिवाइज़ कर ले या फिर वो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके कंफर्मेशन दे दे कि उसके द्वारा जो रिफ़ंड क्लेम किया गया है रिटर्न में वो क्लेम सही है, यानी कि उसके द्वारा रिटर्न में जो रिडक्शंस क्लेम की जाती है उसके संबंध में प्रॉपर प्रूफ भी उसे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके सबमिट करने होंगे। तो इसलिए यदि आपका भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई रिफ़ंड बनता है तो इनकम टैक्स रिफ़ंड से रिलेटेड ये सारे रूल्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय एक बार आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपना 26 CS, TIS और AIS जो है वो डाउनलोड करना है और उसमें जितनी इनकम आ रही है और जितना रिफंड आपका बन रहा है उतना ही रिफंड आपको अपनी ITR फाइल करते समय क्लेम करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।